press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello and welcome to Phoenix Educare. Welcome to the third part of the chapter, Historiography Development in the West. So in the third part we will continue with more thinkers or more notable scholars. So next notable scholar is Leopold von Ranke. So Leopold von Ranke was born in 1795 and he died in 1886. Historiography of 19th century was influenced by him, by the thoughts of Leopold von Ranke of Berlin University. He was from Germany. Berlin is in Germany. He spoke about the critical methods of historical research. So critical, हमने ये बार बार वर्ड सुना है. critical मतलब क्या कि मतलब कोई भी चीज़ है उसे नेगेटिव वे से भी सोचो कि ये गलत भी हो सकता है, उसके लिए प्रूफ दो. तो क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए कि सब चीज़ों को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. सो दैट इज क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च. ही एम्फेसिस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गैदरिंग थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. जैसे बाकी जो थिंकर्स बोल रहे थे वैसे लेओपोल्ड वॉन रैंके का भी मानना था कि जो भी हिस्ट्री हमें स्टडी करना है वो हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर से ही स्टडी करना है. ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू हिस्टोरिकल इवेंट्स नीड टू बी एग्जामिन्ड विद ग्रेटेस्ट केयर. जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, जो हिस्ट्री के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उन डॉक्यूमेंट्स को हमें अच्छी तरीके से स्टोर करना चाहिए, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है हमारे लिए. तो उनको अगर हमने ठीक से स्टोर नहीं किया, वो अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो हमें फ्यूचर में हिस्ट्री स्टडी करने के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे. सो ही क्रिटिसाइज इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री. इमेजिनेटिव मतलब क्या कि कुछ प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बात कर रहे हैं. ये इमेजिनेटिव नरेशन होता है कि किसी भी किंग के बारे में, किसी भी किंगडम के बारे में अगर आपको समझना है या सीखना है तो आपके पास उसके बारे में प्रूफ होना चाहिए. उसके बाद ही आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो या हिस्टोरिकल बुक लिख सकते हो. ऐसे ही इमेजिनेटिव नहीं लिख सकते हो. तो ये क्रिटिसाइज किया था लेओपोल्ड वॉन रैंके ने. उनके बुक्स थे द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. ये दो बुक्स इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो. ये दो बुक्स आते हैं एग्जाम में, इनकरेक्ट पेयर में आते हैं या एमसीक्यू में आते हैं, ऑड मैन आउट में आते हैं. सॉरी, ऑड मैन आउट नहीं, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है. Next is Karl Marx. Karl Marx is very important. He was born in 1818, died in 1883. According to Karl Marx, history was not about abstract ideas, it was about living people. So Karl Marx का मानना था कि हिस्ट्री मतलब क्या है, हिस्ट्री स्टडी करना मतलब क्या कि उस एरिया में, सपोज हम इंडिया का हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं तो इंडिया में जो लिविंग पीपल थे, लोग थे, उनके बारे में स्टडी करना मतलब क्या, उस कंट्री का हिस्ट्री स्टडी करना. तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ है, इमेजिनेटिव आइडियाज़ है, उसके बारे में स्टडी करना इंपॉर्टेंट नहीं है. उन लोगों के बारे में स्टडी करना चाहिए, उनके लाइफ के बारे में. तो इसका मानना क्या था कार्ल मार्क्स का कि कोई भी कंट्री होता है, उस कंट्री में दो टाइप के लोग होते हैं. मार्क्स का मानना था कि दो टाइप के लोग होते हैं. एक जिनके पास प्रॉपर्टी होती है, जिनके पास लैंड होता है, जिनके पास इंडस्ट्री होती है, सब कुछ होता है, जो ओनर होते हैं लैंड के, प्रॉपर्टी के, इंडस्ट्री के, उनको बोलते हैं हैव्स. जिनके पास सब कुछ है उनको बोलते हैं हैव्स. और दूसरे लोग होते हैं जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिनके पास लैंड नहीं है, तो वो क्या करेंगे, किसी लैंड ओनर के पास काम करेंगे, उनके पास एज ए लेबरर काम करेंगे, किसी फैक्ट्री में काम करेंगे. तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता है. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, जिससे प्रोडक्शन हो सकता है, जिससे बिजनेस हो सकता है, जिससे कुछ एग्रीकल्चर हो सकता है. सो लैंड क्या होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. तो जिसके पास ये सब चीज़ नहीं है वो होते हैं हैव्स नॉट. जिनके पास है वो होते हैं हैव्स, जिनके पास नहीं है वो होते हैं हैव्स नॉट. सो ये ऐसे दो हिस्सों में सोसाइटी डिवाइड होती है, ऐसे मार्क्स का मानना था. सो ह्यूमन रिलेशनशिप वॉज शेप्ड बाय फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल. सो ह्यूमन बींग्स के कुछ नीड्स होते हैं, उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए ह्यूमन बींग्स काम करते हैं. ठीक है. सो अगर फूड ग्रेन्स अपना नीड्स है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये हमारे बेसिक नीड्स है, तो ये फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे या कुछ काम करेंगे. तो जिनके पास लैंड है खुद का, वो एग्रीकल्चर अच्छे से कर सकते हैं, उनको जो भी प्रॉफिट है मिल जाएगा. ठीक है. तो जिनके पास लैंड नहीं है वो क्या करेंगे, दूसरे के पास जाके काम करेंगे. So human relationships are shaped by fundamental needs of people and ownership as well as nature of relevant means of production. तो ओनरशिप मतलब क्या, ओनर कौन है उस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, प्रोडक्शन जिससे होगा. जैसे फूड ग्रेन्स किससे प्रोड्यूस होगा, वाटर से होगा, लैंड लगेगा, मेन है लैंड, उसके बाद वाटर. सो लैंड और वाटर जिसके पास है, जो ओनर है उसके, ठीक है, वो क्या करेंगे, दूसरे जिनके पास नहीं है उनको काम पे रखेंगे और उनसे काम करा के लेंगे. उनको पैसा बहुत कम मिलेगा और ये रिच बनते जाएंगे और वो पुअर रहेंगे. एवरीबडी डज नॉट हैव इक्वल एक्सेस टू दिस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. जैसे मैंने आपको बताया, सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है रिसोर्सेज का. किसी के पास लैंड बहुत ज़्यादा होता है, किसी के पास बहुत कम होता है, किसी के पास कुछ भी नहीं होता है. सो सबके पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. बिकॉज ऑफ दिस इनइक्वालिटी द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू क्लासेस. सोसाइटी क्लासेस में डिवाइड होती है. जैसे मैंने दो क्लास बताया आपको, हैव्स और हैव्स नॉट. हैव्स मतलब क्या, जिनके पास सब कुछ है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करते हैं. हैव्स नॉट मतलब क्या, जिनके पास नहीं है.
उसके वजह से क्या होता है, जो दो क्लास है उनके बीच में स्ट्रगल होता है, दिस इज कॉल्ड एज क्लास स्ट्रगल। जो हैव्स है वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का कोशिश करते हैं, हैव्स नॉट जो लोग हैं, जो गरीब है, उनसे काम कराते हैं और रिच बनते जाते हैं। जो हैव्स नॉट है उनको लगता है कि हमारे पास कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, सब मेहनत हम कर रहे हैं, उनको पूरा प्रॉफिट मिल रहा है, सो दे विल फाइट अगेंस्ट देम। दोनों के बीच में झगड़ा चलते रहता है, स्ट्रगल चलते रहता है, दिस इज कॉल्ड एज क्लास स्ट्रगल। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। मार्क्स का मानना था कि ह्यूमन हिस्ट्री क्या है, क्लास स्ट्रगल है। जो लोग हैं, जो पुअर है, वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जो अपना डिमांड्स फुलफिल करने के लिए जो बात कर रहे हैं, वो स्टडी करना चाहिए हमें। as a class that owns the means of production economically exploits the rest of the class। so जिनके पास means of production होता है वो क्या करते हैं, जो पुअर है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट मतलब क्या, उनसे ज़्यादा काम कराते हैं, उनको एज अ लेबर ट्रीट करते हैं और उनसे काम करा के लेते हैं। ठीक है, सो ये सब चीज़ें मार्क्स ने अपने बुक में लिखा था। उस बुक का नाम है डास कैपिटल। सो बुक रिटन बाय कार्ल मार्क्स इज डास कैपिटल। देन एनालिस्ट स्कूल, a new school of thought arose in France on the onset of 20th century। 20th century जब स्टार्ट हुआ था तो एक स्कूल ऑफ थॉट स्टार्ट हुआ था। स्कूल ऑफ थॉट मतलब क्या, एक स्कूल मतलब कोई स्कूल का बिल्डिंग नहीं है या स्कूल नहीं है, इट इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट कि एक तरीके से विचार करने वाले कुछ लोग हैं, उन्होंने एक साथ आके एक यूनियन या एक ग्रुप बनाया, उसे बोलते हैं स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, सो न्यू स्कूल ऑफ थॉट arose in France on the onset of 20th century। ये कोई स्कूल का नाम नहीं है एनालिस्ट स्कूल, एक स्कूल ऑफ थॉट है। स्कूल ऑफ थॉट मतलब क्या है, एक तरीके से विचार करने वाले लोग। ठीक है, ए न्यू स्कूल ऑफ थॉट arose in France on the onset of 20th century। दिस गिव न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग। ये अलग तरीके से हिस्ट्री लिखना चालू किया है इन्होंने। और ये सब लोग वोल्टायर से इंस्पायर थे। ये सब फ्रांस के लोग थे, ये वोल्टायर से इंस्पायर थे। हमने वोल्टायर के बारे में पढ़ा। सो हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग, ग्रेट लीडर्स एंड अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड वॉर। तो जो भी वोल्टायर ने बोला था कि हिस्ट्री मतलब क्या, कि जो वॉर होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उसके बारे में स्टडी करना नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। किंग के बारे में स्टडी करना, ग्रेट लीडर के बारे में स्टडी करना, पॉलिटिक्स के बारे में स्टडी करना। डिप्लोमेसी मतलब क्या, दो जो किंगडम होती है, दो जो कंट्री होती है, उसके बीच में जो भी रिलेशंस होते हैं, दोनों के कंट्री के ऑफिसर जब भी मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो होता है डिप्लोमेसी। और जो वॉर होते हैं, ये स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ उस एरिया का क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिवीजन, सोसाइटी में रिच है, पुअर है, उनके बीच में कैसा डिवीजन है, सोशल डिवीजन है, अपने कंट्री में कास्ट के बेसिस पे डिवीजन है। ठीक है, ये स्टडी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देयर कलेक्टिव साइकोलॉजी, ये स्टडी करना भी इंपॉर्टेंट है। जो लोगों की साइकोलॉजी है, लोगों की मेंटालिटी है, वो स्टडी करना भी इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ किंग के बारे में, इवेंट्स के बारे में, वॉर के बारे में स्टडी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ जो लोग हैं उनके बारे में भी स्टडी करना चाहिए, उनके लाइफ के बारे में भी स्टडी करना चाहिए। वोल्टायर ने भी यही सब चीज़ें बोली है। सो एनालिस्ट स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस। तो एनालिस्ट स्कूल वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। फेमिनिस्ट मतलब क्या, कि जो फीमेल के बारे में सोचते हैं, फीमेल के राइट्स के लिए फाइट करते हैं। ठीक है, तो पहले वुमेन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, ज़्यादा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था, सो मेल ही ज़्यादा राइटर्स थे, तो वो अपने मेल के बारे में, किंग के बारे में सब लिखते थे, फीमेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। लेकिन कुछ टाइम के बाद फीमेल हिस्टोरियन भी आगे आई और उन्होंने फीमेल के लाइफ के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया, फीमेल के पर्सपेक्टिव से, फीमेल के तरीके से हिस्ट्री लिखना चालू कर दिया। सो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मीन्स द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। वुमेन के नज़रिए से हिस्ट्री लिखना चालू कर दिया। सो दैट इज फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, मतलब वुमेन को जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब हिस्ट्री में आना चाहिए। द राइटिंग ऑफ सिमोन डी ब्यूअर, ये याद रखो, शी वॉज फीमेल हिस्टोरियन। राइटिंग्स ऑफ सिमोन डी ब्यूअर हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। शी वॉज फ्रांस की थी। बिलीव्ड इन नॉट ओनली ऑन इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री। सिमोन डी ब्यूअर का ऐसा मानना नहीं था कि वुमेन को सिर्फ हिस्ट्री में इंक्लूड करो, उनके बारे में भी लिखो, सिर्फ इतना ही नहीं करना है, बट ऑल्सो ऑन द रीथिंकिंग ऑफ मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। जो मेल डोमिनेशन है, मेल का जो मेल के बारे में सब लिखा जाता है, उनके ही बारे में सब लिखा जाता है, ये जो डोमिनेशन है, ये डोमिनेशन को ख़त्म करना है और फीमेल के बारे में भी लिखना है, ऐसे फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस का मानना था। हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस ऑन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वुमेन लाइफ। वुमेन लाइफ के बारे में, वुमेन के लाइफ के बारे में, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी हिस्ट्री में लिखना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि हिस्ट्री में वुमेन का क्या कंडीशन था, वुमेन का क्या रोल था। सो वुमेन के जो एम्प्लॉयमेंट है, उनका ट्रेड यूनियन में जो रोल्स है, ट्रेड यूनियन मतलब क्या होता है, कोई भी बड़ी फैक्ट्री होती है, कोई इंडस्ट्री होती है, वहाँ वर्कर्स का यूनियन होता है, वर्कर्स का ग्रुप होता है, तो वो मिल के एक साथ रहते हैं ताकि जो ओनर है, बॉस है, वो उनको तंग ना करे। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन मतलब क्या, ग्रुप ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स के जो ग्रुप है, ट्रेड यूनियन में उनका रोल क्या है, वुमेन का रोल क्या है, उसके बारे में भी स्टडी करना चाहिए।
इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर देयर कॉज, वुमेन की भलाई के लिए जो भी इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी स्टडी करना चाहिए। एंड देयर फैमिली लाइफ, वुमेन के फैमिली लाइफ में वुमेन का क्या रोल है, कितना इंपॉर्टेंस है, ये भी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे कंट्री में भी पहले वुमेन को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता था, उनको एजुकेशन नहीं मिलता था, उनको सती जाना पड़ता था, हस्बैंड के डेथ के बाद वुमेन को भी उसकी चिता में कूदना पड़ता था, डेथ हो जाता था उसका, उसको भी भरना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें थी, तो ये वुमेन के बारे में कुछ लिखा नहीं जाता था। बट जब ये फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस आए तो उन्होंने फीमेल के बारे में भी लिखना स्टार्ट कर दिया। सो आफ्टर 1990 वुमेन वर पोर्ट्रेड एज अ इंडिपेंडेंट सोशल क्लास इन हिस्टोरिकल राइटिंग। सो 1990 के बाद वुमेन के बारे में भी अलग तरीके से लिखना चालू हो गया। ठीक है, लास्ट इज Michael Foucault. Michael Foucault was born in 1926 and died in 1984. He was a French historian. He brought new concept in historiography. अलग तरीके से उन्होंने लिखना चालू कर दिया। Argued that prevailing practice of arranging historical event in a chronological order is not right. मतलब अभी जो हम करते हैं chronological order में हिस्ट्री को एक के बाद इवेंट के बारे में लिखते जाते हैं, तो ऐसे अरेंज करना, ऐसे लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना ही लिखना नहीं चाहिए, ऐसे मिकेल फोकॉल्ट का मानना था। He said archaeology does not strive to achieve ultimate historical truth. आर्कियोलॉजी के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। आर्कियोलॉजी बेसिकली क्या होता है कि हिस्ट्री का स्टडी करना है हिस्ट्री का, बट कैसे करना है, जो पुरानी चीज़ें हमें मिलती है, पुराने मटेरियल मिलते हैं, तो उस मटेरियल का स्टडी करते हैं। वो मटेरियल के स्टडी से हम हिस्ट्री स्टडी करते हैं, दैट इज आर्कियोलॉजी। तो सिर्फ आर्कियोलॉजी स्टडी करोगे, एक ह्यूमन बींग्स ने, अभी सपोज 1000 साल पहले कोई इंसान था, तो उसकी जो चीज़ें हमें मिली है, उस चीज़ों से हमें उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन अल्टीमेट पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, सो अल्टीमेट ट्रूथ हमें पता नहीं चलेगा। सो आर्कियोलॉजी का स्टडी करना, ये स्टडी करने से हमें अल्टीमेट ट्रूथ पता नहीं चलेगा, बट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशन इन पास्ट, बट थोड़ा थोड़ा पता चलेगा हमें कि कैसे लाइफ चेंज होते गया ह्यूमन बींग्स का। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि ह्यूमन बींग्स पहले पत्थर का वेपन यूज़ करते थे, उसके बाद उनको पता चला कि मेटल्स भी बनते हैं, मेटल्स भी बना सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, मेटल्स के वेपन बनाना चालू कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता लगना चाहिए कि पहले एक पत्थर का बनाते थे, उसके बाद ट्रांजिशन हुआ, जब भी हमें नया चीज़ मिला तो उसमें मतलब पता चला कि वेपन्स अभी मिनरल्स के बनते या फिर मिनरल्स के बनते, तो उसमें क्या पता चला हमें कि अभी ट्रांजिशन हुआ, चेंज हुआ उनके लाइफ में। सिर्फ इतना समझ में आता है, लेकिन अल्टीमेट उनके लाइफ के बारे में ज़्यादा डिटेल में पता नहीं लगता है। He felt that explaining the transition of history is more important. तो ट्रांजिशन जो होता है, चेंजेस होता है, वो एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये चीज़ क्या करते थे, बेसिक इन्फॉर्मेशन देना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ही रोट अबाउट अनएक्नॉलेज्ड एरियाज ऑफ हिस्टोरियंस सच एज, जो कुछ चीज़ें हिस्टोरियंस ने बाकी लिखा नहीं था, उसके बारे में भी लिखना चालू कर दिया मिकेल फोकॉल्ट ने। फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब मानसिक बीमारियाँ जो होती है, डिप्रेशन सब होता है। उसके बाद साइंस ऑफ मेडिसिन के बारे में कैसे डेवलप होते गया, साइंस ऑफ मेडिसिन मतलब क्या, मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसे डेवलप होती गई, उसके बारे में लिखना चालू कर दिया। प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिजन मतलब क्या, जेल में जो प्रिजनर्स है उनके साथ कैसे बिहेवियर था, कैसे वो चेंज होते गया, उसके बारे में लिखना चालू कर दिया। सो उसका बुक का नाम है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। सो मिकेल फोकॉल्ट का बुक का नाम है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। सो इन्होंने अलग तरीके से हिस्ट्री लिखना चालू कर दिया। जिन लोगों, जो बाकी हिस्टोरियंस ने जो चीज़ों को इग्नोर किया था, जैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, साइंस ऑफ मेडिसिन, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, इनके बारे में भी लिखना चालू कर दिया। ठीक है, और उनका मानना था कि आर्कियोलॉजी से पूरा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलता है, तो हमें हिस्टोरिकल ट्रुथ पूरा पता नहीं चलता है, सिर्फ ट्रांजिशन जो होते हैं वो पता चलते हैं, बस ये इतना पता चलता है, बस मिकेल फोकॉल्ट का मानना था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो। आई एंड द third part here. If you have understood, share the video with your friends and subscribe for more videos, and thank you for watching.